तो बच्चों यहाँ पे हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1, जिसका पहला क्वेश्चन दे रखा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। आपको हर नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए आपको दो चीजों का आना बहुत जरूरी है। सबसे पहला कि आपको टेबल्स आने चाहिए, और सेकंड थिंग आपको हर प्राइम नंबर के डिविजिबिलिटी रूल पता होने चाहिए। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं आते हैं तो आप किसी भी नंबर को आसानी से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ना ही उससे फैक्टर कर पाएंगे। फिर भी मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा आपकी कि इस पूरी एक्सरसाइज और इस पूरे एनसीईआरटी के मैथमेटिक्स में पूरा डिटेल में हर एक क्वेश्चन आपको समझाऊं, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। अब यहाँ पे हम बात करें पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन जो आपका बनता है वो बनता है 140, जिसके हमें प्राइम फैक्टर निकालना है। आप प्रॉपरली उसको लिखेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 140। अब 140 के फैक्टर्स निकालने के लिए आपको इस तरीके से फैक्टराइजेशन मेथड आनी भी चाहिए। 140 एक इवन नंबर है, ओबियस है 2 से जाएगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 ही होता है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो टेबल बोलने की जरूरत नहीं, सीधे हाफ कर देंगे। देन 70, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इवन नंबर है, 35 हो जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे देन 7 आ जाएगा, और 7 से डिवाइड करेंगे 7 वजा 7। इस तरीके से यहाँ पे आपको फैक्टर्स मिलते हैं। तो 2 आपको मिला है 2 टाइम, तो इसलिए 2 का स्क्वायर कर देंगे। देन आपको मिला है 5 इंटू आपको मिला है 7। तो ये हो जाते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, इस तरीके से आपको आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला आपका जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है 156, जिसके आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो अगेन आप इस तरीके से एरो इक्वल लगा के लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 156। अब 156 भी एक इवन नंबर है, इसीलिए जाएगा तो 2 से ही। 156 का हाफ करेंगे हो जाएगा 78। 8 इवन नंबर है, फिर 2 से जाएगा। 78 का अगर हाफ करेंगे होता है 39। 39 जो है ओड नंबर है, तो अगला प्राइम नंबर आपका होता है 3। ओड नंबर 3 से ही जाएगा, तो 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। ये भी ओड नंबर है लास्ट में 3, लेकिन ये 3 से नहीं जाएगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि दोनों डिजिट या जो भी डिजिट दे रखे उनको आपस में जोड़ दो, अगर सम उसका 3 से डिवाइड होता है तो वो 3 से जाएगा। जैसे 3 और 1 यहाँ पे 4 होता है, तो ये 3 से नहीं जाएगा। तो सीधे सीधे 13 देखा जाए तो खुद ही प्राइम नंबर है, तो वो खुद से ही जाएगा, 13 1 जा 13। अब यहाँ भी जो फैक्टर्स बनते हैं वो बनते हैं 2 की पावर 2, क्योंकि यहाँ पे 2 बार यूज हुआ है, देन 3 यूज हुआ है, और देन 13 यूज हुआ है। ये आपका हो जाता है सेकेंड वाला आंसर। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है 3825। अगेन आप यहाँ पे एरो इक्वल लगाएंगे और लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 3825। अब इसके प्राइम फैक्टर निकालने के लिए आपको ये देखना है कि लास्ट का नंबर जो है एक तो ओड नंबर है प्लस 5 है। जब भी आपको लास्ट में 5 दिख जाए, आंख बंद करके आप तो 5 से डिवाइड करना शुरू कर दो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सोचो कि मैं किससे डिवाइड करूं, हाँ 3 से भी कर सकते हैं, क्योंकि जोड़ के देखेंगे 3 8 आपका होता है 11, 11 वो 2 जोड़ेंगे तो होता है 13, 13 में 5 जोड़ेंगे तो 18। मतलब ये 3 से जाता ही ज्यादा, लेकिन हमने पहले 5 ले लिया और ले सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप पहले जो है सबसे छोटा प्राइम नंबर ही लें। 5 7 जो यहाँ पे होता है 35, क्योंकि 38 तो आता नहीं है। अब 38 में से 35 जाएगा तो बचेगा 3। अब ये 32 हो जाएगा, तो 5 के टेबल में 32 भी नहीं आता है, 30 आता है, वो भी आता है 6 टाइम। अगेन 32 में से 30 घटाएंगे तो बचेगा 2। अब ये हो गया 25। 5 के टेबल में जो है 25 आता है 5 टाइम। अगेन हमको लास्ट में 5 मिल रहा है, फिर हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। हम 5 से डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 5, बचेगा यहाँ पे 2। 26 हो गया, लेकिन 25 आता है 5 के टेबल में 5 टाइम, तो 5 5 जा 25। अगेन यहाँ पे 1 बचेगा, कैरी आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, तो 1 5 15 हो जाएगा। 5 के टेबल में 15 आता है 3 टाइम। अब देखिए यहाँ पे जो है लास्ट में ओड नंबर आ गया है 3। अब 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा वो तो पॉसिबिलिटी कैसे पता चलेगी, उसका डिविजिबिलिटी रूल कि आप सारे डिजिट को जोड़ के देख लो। जैसे 1 में 5 जोड़ा, 6 देन जोड़ा तो 3 9 हो जाएगा टोटल, मतलब 3 से डिवाइड हो सकता है। और वैसे भी देख के लग रहा है कि 15 3 के टेबल में 5 टाइम आता है और ये 3 के टेबल में 1 टाइम आता है। यहाँ पर भी आखिरी में 1 आया है, ओड नंबर है, मतलब 3 से जा सकता है, जोड़ के देख ले 5 और 1 होता है 6। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं 51 जो है आपने पढ़ रखा है, ये 17 के टेबल में 3 टाइम आता है, तो मैं पहले 17 से दे दूंगा, तो आप दे सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप उससे करें। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको बस ऑर्डर में जमा ले, असेंडिंग ऑर्डर में, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो 3 और 3, यहाँ पे सबसे छोटा नंबर 3 आया है 2 बार, उसके बाद इससे बड़ा नंबर होता है 5, वो आया है 2 बार, और उसके बाद होता है आपका 17, वो आया है 1 बार। ये भी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है आपका बनता है 4th नंबर वाला, और वो होता है 5005।
अब देखो ये क्वेश्चन बेसिकली आप डायरेक्टली 5 से भी कर सकते हो और 11 से भी कर सकते हो। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि जो आपका ओड प्लेस होता है, जैसे फर्स्ट वाला नंबर और थर्ड वाला नंबर, इन दोनों को जोड़ दो तो आपका आ रहा है 5। ऐसे ही जो इवन प्लेस होती है आपकी, वो होती है सेकेंड नंबर और फोर्थ नंबर। तो 5 और 0 को जोड़ा तो 5, ये दोनों जब इक्वल होते हैं इसका मतलब वो 11 से जाएगा। लेकिन हमारे लिए तो लास्ट में 5 दिख गया, मतलब हम पहले 5 से देंगे। तो 5 1 जा 5, 0 का 0, 0 का 0, देन 5 1 जा 5। यहाँ पे आया आपका 1001। अब 1001 भी 11 से जा सकता है। चलिए, 11 के टेबल में 100 तो आता नहीं है, 99 आता है, वो भी 9 टाइम। बचेगा 1 जो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 11 1 जा 11। अब 91 आ गया। अगर आप लोगों को टेबल्स अच्छे से आते हैं तो 91 जो है आता है 13 के टेबल में 7 टाइम। लेकिन आप चाहे तो उसको 7 से भी डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हमको 13 का टेबल अच्छे से आता है, इसलिए हमने इसको 13 7 जा 91 कर दिया। और ये 7 खुद से चले जाएगा 1 टाइम। जब आप इसके फैक्टर्स करते हैं, सॉरी मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, 5005 5005 आप लोगों को इसके प्राइम फैक्टर निकालना है। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 5005, हमने 5005 के प्राइम फैक्टर्स अभी निकाले। तो 5005 के प्राइम फैक्टर जो निकले उसमें 5 जो है 1 टाइम यूज हुआ है, उसके बाद 7 भी 1 टाइम यूज हुआ है, 11 भी 1 टाइम यूज हुआ है, और 13 भी 1 टाइम यूज हुआ है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा बनता है 7429। अब यहां पे लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 7429। 7429 के प्राइम फैक्टर निकालना थोड़ा सा आप लोगों के लिए चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि बेटा ये जो नंबर है ना, ये सभी प्राइम नंबर्स को मिला के बना, और प्राइम नंबर भी छोटे नंबर नहीं है, सारे बड़े प्राइम नंबर यूज हुए हैं इसके अंदर। लेकिन फिर भी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए थोड़ा सा नियरेस्ट नंबर जानने की कोशिश करना। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपके लिए बात करूँ तो 8000 इसके नियरेस्ट पड़ता है, लेकिन 8000 जो है क्यूब होता है 20 का। इसका मतलब इसके अंदर जो है 20 3 बार यूज हुआ होगा। ठीक है, अगर इसके अंदर 20 3 बार यूज हुआ है, इसका मतलब इसमें भी जो नंबर यूज हुए होंगे वो 20 के नियरेस्ट प्राइम नंबर होंगे। 20 के नियरेस्ट प्राइम नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? देखो, एक तो हो सकता है आपका 17, एक हो सकता है 19, और एक हो सकता है 23। यही 3 नंबर हो सकते हैं आसपास के। क्यों मैंने ऐसा कहा? क्योंकि 7 जो है इसके लास्ट डिजिट जो है 9, और 7 के टेबल में भी 9 आता है 49 के अंदर। ऐसे ही 9 9 के टेबल में भी 9 आता है, और 3 दे रखा है, 3 के टेबल में भी 9 आता है, इसलिए मैंने ये 3 नंबर लिए। आप चाहे कोई सा भी ले सकते हैं। चलिए, अगर मैं बात करूं इसको 17 से डिवाइड करने की, सबसे पहले मैं 17 से ही डिवाइड कर लेता हूं। 17 का आपको टेबल आना चाहिए। 17 के टेबल में 74 तो नहीं आता है, लेकिन 17 के टेबल में 4 टाइम जो आता है आपका 68 आता है। ठीक है, 68 जब माइनस करेंगे 74 में तो बचेगा 6। अब यहाँ पे हो जाता है 62। अब 4 टाइम में तो 68 आता है, और 62 जो है मतलब छोटा हो जाएगा। तो 62 से भी छोटा जो होता है 51 होता है, जो कि 3 टाइम आता है। तो 17 थ्रीजा होता है आपका 51। 62 में से 51 जाएगा तो बचेगा 11। अब ये हो जाएगा आपका 119। 17 के टेबल में 119 जो है 7 टाइम आता है। तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर लें। अब ये अगला जो नंबर है ये 17 से जाएगा या नहीं जाएगा, ये 19 से जाएगा या नहीं जाएगा, 23 से जाएगा या नहीं जाएगा, इसको चेक करने का मैं तरीका बताता हूं आपको। कि देखो, 17 10 जा होता है 170। अगर उसका मैं डबल कर दूं तो होता है 340, 340। अब 340, अगर 437 में से 340 को अगर मैं माइनस करूं तो बचता है करीब 97। 17 के टेबल में 97 तो आता ही नहीं, इसका मतलब 17 से जाएगा नहीं। ये जा सकता है 19 से। आपको करके देखना होगा। 19 टू जा होता है 38। 38 43 में से 38 गया तो बचेगा 57, तो ये 57 हो जाएगा। अब 19 के टेबल में 57 कितनी बार आता है? 19 के टेबल में 57 आता है 3 टाइम, तो ये हो जाएगा आपका 23। अब 23 तो प्राइम नंबर है, खुद जाएगा 1 से। ऐसे ही आपको जो 3 फैक्टर्स मिले वो मिले 17 इंटू 19 इंटू 23। इस तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर 1 के ये पांचों आंसर हो जाते हैं। मैं फिर से आपको बोलता हूं कि आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से आना चाहिए। अगर वो सब नहीं आता है तो आप इन क्वेश्चंस को आसानी से नहीं कर पाओगे, इसलिए पहले आप डिविजिबिलिटी रूल देखें। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें लिखा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। देखो बच्चों, आप लोगों को जो है इस क्वेश्चन के लिए एक फार्मूला जो कि इस एक्सरसाइज की जान है, मैं आपको कहूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वो फार्मूला आपको आना चाहिए। और यही फार्मूला जो है आपको ऑब्जेक्टिव से लेके सारे बड़े क्वेश्चंस में भी देखने को मिल सकता है। अगर मैं इस फार्मूले की बात करूं तो मेनली वो फार्मूला जो होता है वो होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। कोई भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट जो होता है मतलब उनका मल्टीप्लाई उन्हीं दो नंबर के एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल होता है। अब ये क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही पूछा गया है आपसे, जिसके अंदर उसने तीन पार्ट में क्वेश्चन दे रखे हैं अलग अलग। सबसे पहला जो क्वेश्चन उसने दे रखा है, आपको दे रखा है 26 एंड 91। आपको इन क्वेश्चंस को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इस फार्मूले में रख के देखना है क्या ये क्वेश्चन ये वेरीफाई करके देखना है कि ये सही है या नहीं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर आप लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 26 देन प्राइम फैक्टर ऑफ 91। आपको हमेशा ध्यान रखना है एरो इक्वल और इक्वल कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, आपके लिखने का जो तरीका होना चाहिए क्या होना चाहिए, इसीलिए आपको ऑन पेपर में सारी चीजें बता रहा हूँ। अब 91 के भी आपको प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे। चलिए 26 जो कि 13 के टेबल में आता है 2 टाइम, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 13 2 जा 26। और 91 भी जो है 13 के टेबल में ही आता है, वो आता है 7 टाइम, तो मैं लिख सकता हूँ 13 7 जा 91। इसके अलावा 13 प्राइम नंबर, इसका कोई फैक्टर होना नहीं है, डायरेक्टली मैंने ऐसा ही कर दिया। अगर टेबल आते हैं तो आप जल्दी से कर पाएंगे, इसलिए मैंने आपको कहा था। अब इसके अलावा आपको जो मेन चीज पता होना चाहिए, एक तो एच सी है, एच सी एफ कैसे निकालना है, और उसी के साथ उसका एलसीएम कैसे निकालना है। दोनों को निकालने के लिए बड़ा ध्यान से देखना आपको, क्योंकि ये ट्रिक पूरी काम आने वाली है और आपको इस एक्सरसाइज में यही मेथड काम आनी है। बाकी जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है वो काम नहीं आएगी, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना पड़ेगा। एचसीएफ में आपको वो नंबर ढूंढना है जो दोनों नंबरों में कॉमन फैक्टर आया हुआ है, जैसे 13 और 13 ये आया हुआ है तो आपका एचसीएफ हो जाएगा 13। सपोज करो कि अगर ये यहाँ पे 13 नहीं होता या कॉमन नहीं निकलता तो ऐसी कंडीशन में आपका वन आंसर हो जाएगा। वो क्यों होता है, क्योंकि सबके साथ में वन तो होता ही होता है। अब बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम कैसे निकालना है, सबसे पहले ये चेक करो इन दोनों नंबर्स में कौन कौन से नंबर यूज हुए हैं। एक तो 2 यूज हुआ है, एक 7 यूज हुआ है और एक 13 यूज हुआ है। जितने नंबर यूज हुए हैं उनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये हमारा एलसीएम निकालने का एक आसान तरीका हो जाएगा। 13 7 जा होता है आपका 91, क्योंकि ये है ही लिखा है यहाँ पे 13 7 जा 91। 91 का जब आप डबल करोगे तो वो होगा 182। अब यहाँ पे हमको वेरिफिकेशन करना है कि ये जो चीज जो नंबर दे रखे हैं ये इस फॉर्मूले के हिसाब से सही है या नहीं। तो आप लिखेंगे हियर वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं। और हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि एलसीएम इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देखिए यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ आपका आगे पीछे होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आना है। एलसीएम जो है आपका आया है 182 और एचसीएफ जो आपका आया है वो आया है 13। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ आप लिखेंगे टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के लिए क्या करेंगे, आप इन दोनों नंबर्स को लिख लोगे 26 और 91। ठीक, 26 और 91। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं क्या करना है। 182 91 का डबल होता है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 2 इंटू 91 इंटू 13 थोड़ी देर के लिए। और 26 जो होता है वो 13 का डबल होता है, 13 टू जा 26 और इंटू 91। अब आप देखो 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, 13 यहाँ भी, 13 यहाँ भी, 91 यहाँ भी, 91 यहाँ भी। इट्स मीन कि ये जो नंबर है कहीं ना कहीं ये इक्वल ही आएगा और इसका आंसर सेम ही आएगा। इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि ये वेरीफाई गलत होगा या वेरीफाई नहीं होगा। वेरीफाइड आंसर जो रहेगा इसका इक्वल ही रहेगा, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे
तो मैंने तो ये आपको केवल बताने के लिए फैक्टर किया, अदरवाइज इस लाइन का कोई यूज नहीं है, आप डायरेक्टली यहीं पे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए 13 टू जा होता है आपका 26, कैरी आ जाएगा आपका 2, और 13 एट जा आपका 13 के टेबल में अगर आप 8 टाइम बोलोगे तो होता है 104, अगर उसमें 2 जोड़ोगे तो हो जाएगा 106। तो 6 यहाँ लिखा, 10 आ जाएगा फिर से कैरी, 13 वन जा होता है 13, और 13 में 10 जोड़ोगे तो हो जाएगा 23। अब जब यहाँ पे ये आंसर आया तो ऑब्वियस यहाँ पर भी यही आंसर आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप जो है इस आंसर को लिख सकते हैं, LHS इक्वल टू RHS, मतलब ये आंसर आपका वेरीफाइड हो चुका है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको सेकंड क्वेश्चन करना है इसका। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 510 एंड 92। इसे भी हमें सेम फार्मूले में रख के एक बार वेरीफाई करना है कि ये जो क्वेश्चन है वो सही है या नहीं। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे सॉल्यूशन के अंदर प्राइम फैक्टर ऑफ 510 एंड प्राइम फैक्टर ऑफ 92। इन दोनों के प्राइम फैक्टर हमें निकालना होंगे, क्योंकि जब तक प्राइम फैक्टर नहीं आएंगे हम लोग इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो प्राइम फैक्टर करने के लिए आप लोगों को इस तरीके से वापस उसको फैक्टराइज करना होगा, और ये देखना इवन नंबर है तो 2 से जाएगा, 510 का आधा होता है 255, इसको फिर 5 से देंगे तो ये 51 टाइम जाएगा। 51 जो है आपका 17 के टेबल में आता है, 17 3 जा 51, और आप चाहे तो 3 से पहले भी दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 1 जा 3। अब इसकी प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। 92 के जब आप प्राइम फैक्टर लिखेंगे तो 92 के लिए, क्योंकि इवन नंबर है, हाफ करेंगे 46, फिर हाफ करेंगे आप हो जाएगा 23, और 23 खुद एक प्राइम नंबर है जो कि 1 टाइम जाएगा। इसके प्राइम फैक्टर आप जब लिखोगे इसके फैक्टर तो ये हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 23। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि HCF क्या है, देन आपको पता होना चाहिए कि LCM क्या है। HCF इन दोनों में कॉमन आने वाला नंबर, जैसे 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी है तो 2 हो गया, इसके अलावा और कोई सा नंबर नहीं है। ऐसे ही LCM जब आप देखेंगे तो LCM के लिए केवल एक चीज दिमाग में रखनी है आपको कि वो नंबर, सारे नंबर पहले तो आप देख लो क्योंकि सभी नंबर यूज हुए हैं, पहले तो 2 यूज हुआ है सब में, तो 2, अब 2 का ये देखना है कि सबसे ज्यादा बार कौन सी लाइन में यूज हुआ है, यहाँ पे सिंगल बार आया और यहाँ पे डबल बार आया है, तो जहां पे ज्यादा बार आया है मैं उस लाइन को लिख दूंगा यहाँ पे। अब उसके बाद 3 जो कि सिंगल बार आया है, देन 5 यहाँ पे सिंगल टाइम है, एंड 17 यहाँ पे सिंगल टाइम है, उसके बाद 23 यहाँ पे सिंगल टाइम है। ये सभी नंबर सिंगल सिंगल टाइम थे। अब आपको इसका मल्टीप्लाई भी करना है। अब 23 में जब आप 17 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 391 आता है, जो कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा था, लेकिन फिर भी मैं आपको करके बताऊंगा ताकि आप लोगों का कैलकुलेशन भी सुधरे। 17 3 जा होता है 51, कैरी आएगा आपका 5, 17 2 जा होता है 34 में 5 जोड़ेंगे तो 39। अब देखो ये दो नंबर्स तो हमारे हो गए, अब बचा कौन सा, ये 4 नंबर। इसमें थोड़ा सा स्मार्टली अगर आप वर्क करोगे तो 2 5 जा होता है 10, मतलब 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो पीछे एक जीरो जुड़ जाएगा, तो ये दो नंबर भी हट गए। अब जो दो नंबर बचे 2 और 3, 2 3 जा होता है 6, मतलब 6 का हम लोग सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 0 का होता है 0, 6 1 जा होता है आपका 6, 6 9 जा होता है आपका 54, और कैरी आएगा आपका 5, 6 3 जा 18 होता है, और 5 जोड़ेंगे तो 23। मतलब एलसीएम जो है आपका क्या बनता है, वो बनता है 23460, 23,460। अब आपको यहाँ पे उस सेम फार्मूले को रखना है, हियर वी नो दैट। आप इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं वो फार्मूला जो हमारे काम का है, मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कौन कौन से दो नंबर है, पहला तो है 510 और दूसरा है हमारा 92 यानी कि 92। चलिए एलसीएम क्या निकला, अपना एलसीएम निकला है, जो निकला है 23460, साथ ही एचसीएफ जो निकला है 2 निकला है। अब आपको इसमें इसका मल्टीप्लाई करना है, मतलब डबल करना है, तो 2 0 का तो हो जाएगा आपका 0, 2 6 जा हो जाएगा आपका 12, कैरी आएगा 1, 2 4 जा 8 में 1 जोड़ोगे तो आप हो जाएगा 9, 2 3 जा हो जाएगा आपका 6, और 2 2 जा हो जाएगा आपका 4। और ऑब्वियसली है कि जो आंसर यहाँ आया है वो यहीं आएगा,
तो आप लोग अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करना है इसको मल्टीप्लाई करने में। आप लोग जो है सीधे सीधे इस आंसर को यहाँ पे लिख दीजिए। अब जो आंसर यहाँ है वो यही है, तो इसको हम लिख सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा जो कि वेरीफाइड आंसर है। इसी तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन करना है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो दे रखा है आपको 3, 3, 6 एंड 5, 4। इसको करने के लिए भी सेम मेथड, सेम प्रोसेस। सॉल्यूशन में लिखेंगे हम लोग एरो इक्वल प्राइम फैक्टर ऑफ 3, 3, 6 एंड प्राइम फैक्टर ऑफ 54। अब 3, 3, 6 और 54 दोनों इवन नंबर है, ऑब्वियसली इनको भी वैसे ही आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा। 3, 3, 6 को आप फैक्टराइज करेंगे 2 से, तो 2 1 जा 2, बचा 1, 2 6 जा 12, फिर बचा 1, तो ये हो जाएगा 16 मतलब 8 टाइम जाएगा। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 21। अब 21 3 के टेबल में भी आता है, 7 में भी आता है, चाहे जिससे आप पहले दे लें। इस तरीके से आपको प्राइम फैक्टर जो है मिलेंगे। तो सबसे पहले जो मिला है 2 मिला है वो है आपका 4 टाइम, उसके बाद आपको मिला है 3, देन आपको मिला है 7। 54 के अगर आप प्राइम फैक्टर करेंगे तो 54 भी एक इवन नंबर है। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, मतलब 17 का डबल होता है। फिर ये 27 जो है 3 का क्यूब होता है, इसका मतलब ये 3 टाइम तो जाएगा 3 से, 3 3 जा 9, अगेन 3 1 जा 3। तो यहाँ पे 2 आया है आपका 1 टाइम और 3 आया है आपका 3 टाइम। अब आपको जो मेन चीज करना है वो निकालना है उसका HCF, देन आप लोग निकालेंगे उसका LCM। HCF और LCM निकालने के लिए अलग अलग मेथड्स है, मैं आपको फिर से बताऊंगा सारी चीजें, आपको अच्छे से उसको फोकस होकर देखना है। HCF में सबसे पहले ये देखना है कि दोनों लाइन में कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है। तो सबसे पहले तो 2 जो है यहाँ एक बार है तो यहाँ भी एक ही बार है, तो 2 तो आ ही गया। उसके बाद 3 यहाँ सिंगल टाइम है तो यहाँ से भी सिंगल टाइम ही उठाना पड़ेगा, इसका मतलब 2 3 जा हो जाएगा आपका 6। तो HCF तो आपका बन गया 6। अब LCM की बात करें तो कितने नंबर यूज में आए, सबसे पहले तो 2 यूज में आया, 3 यूज में आया, देन 7 यूज में आया। तो 2 जो यूज में आया है वो ऊपर वाली लाइन में सबसे ज्यादा बार आया, मतलब 4 बार यूज में आया, तो मैं इसको 4 टाइम मतलब 4 टाइम लिख देता हूं। उसके बाद यूज में आया 3, तो 3 नीचे वाली लाइन में 3 टाइम यूज में आया, इसलिए मैंने उसको 3 टाइम में लिख दिया। देन लास्ट में बचा आपका 7। अब इन सबका मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए देखो ये तो होता है 27 का मल्टीप्लाई 7 में करना है आपको, बड़ा आसान है। इस तरीके से करेंगे 27 में 7 का मल्टीप्लाई। क्यों मैंने इसको 27 कहा, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है, अभी मैंने आपको बताया था। यहाँ इसको भी आप 8 मान सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फिलहाल मैं 27 में 7 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 7 7 जा 49, फिर ये आया आपका 4, 7 2 जा 14 में जब आप 4 जोड़ोगे तो हो जाएगा 189। आगे बात करें तो हमारे पास में यहाँ पे 8 है, तो इसका मल्टीप्लाई कर देते। देखो आप चाहे तो अलग अलग भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम ले लेगा क्योंकि टेबल तो आपको हर बार यूज करना है। 8 9 जा आपका होता है, 8 9 जा होता है 72, एरिया है 7। 8 8 जा होता है आपका 64, 64 में आप 7 जोड़ोगे तो वो हो जाएगा 71, एरिया आएगा आपका 7। 8 1 जा 8, 8 में जब आप 7 जोड़ोगे तो वो हो जाएगा 15। तो 15 12 तो आपका यहीं आ गया। लास्ट में एक सिंगल 2 जो है आपका बचा है, मतलब इसका डबल करना है, तो 2 2 जा हो जाता है आपका 4, 2 1 जा हो जाता है आपका 2, 2 5 जा 10, देन 2 1 जा 2 में 1 जोड़ा तो 3। मैं बड़ा डिटेल में और आपको आपके ही तरीके से बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना है। बाकी लोगों की तरह मैं भी चाहता हूँ डायरेक्टली आपको आंसर लिख देता, यही सोच के कि 10th के बच्चों को इतना तो आता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि 10th में ऐसे बहुत से बच्चे जिनको छोटे छोटे बेसिक मल्टीप्लिकेशन भी नहीं आते हैं, तो कम से कम उनके लिए थोड़ी सी मदद हो जाए और एक छोटा सा उनका बेसिक भी क्लियर हो जाए। चलिए बात करते हैं इसके एलसीएम के मल्टीप्लाई की, तो वो आ गया आपका 30 24। एचसीएफ आपके पास में 6 है, एलसीएम आपके पास में 30 24 है। अब हमको जो मेन काम करना है वो करना है वेरिफिकेशन का। हम लिखेंगे हियर बी
नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं। और हम जो जानते हैं वो क्या बात है, वो है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई होता है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। एलसीएम जो है हमारे पास में आया है 3024, और एचसीएफ जो हमारे पास में है वो है 6। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यही दो नंबर्स को हमें लिखना है 54। अब इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 4 जा आपका होता है 24, कैरी आ जाएगा 2, 6 2 जा 12 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14, यहाँ 0 इसलिए 1 सीधे उतर जाएगा, 6 3 जा हो जाएगा आपका 18। तो 18144, और ऑब्वियस यही आंसर यहीं भी आना चाहिए, तो 18144। अब LHS इक्वल टू होता है आपका RHS, तो ये जो है आंसर हमने क्या कर दिया है, वेरीफाइड कर दिया। ठीक है, तो ये बन जाता है आपका आंसर। अब बच्चों हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में जो दे रखा है आपको, वो कहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब कुल मिला के आपको इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है। सपोज कीजिए कि एग्जाम में अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है और वहां पे अगर कोई ऐसी मेथड को उन्होंने मेंशन नहीं किया हो, तो आप चाहे जो मेथड से कर दे, उनको बस आंसर से मतलब है। लेकिन यहाँ पे सीधे सीधे उन लोगों ने अगर मेंशन किया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करना है, तो आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के लिए सबसे जो पहला क्वेश्चन दे रखा है, वो दे रखा है आपको 12, 15 एंड 21। आपको इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। आप लिखेंगे सॉल्यूशन प्राइम फैक्टर ऑफ 12, प्राइम फैक्टर ऑफ 15 एंड प्राइम फैक्टर ऑफ 21। सबके फैक्टर आपको आने चाहिए, चाहे तो आप अलग अलग यहाँ पे कर लें, या आपको अगर ये छोटे नंबर है बेसिकली जल्दी हो जाएगा। देखो 12 का अगर मैं फैक्टर करूँ तो 3 4 जा 12 होता है, तो 3 तो उसमें होगा ही होगा प्राइम नंबर, प्लस 4 है तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2, आगे पीछे लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे ही 15 जो है 3 5 जा 15 होता है, और 21 जो है 3 7 जा 21 होता है। ये सभी प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर में आ गए। आप चाहें तो डिटेल में भी कर सकते हैं, जैसे मैं आपके लिए यहाँ पे कर देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाए किस तरीके से इसमें फैक्टराइजेशन करने होते हैं। देखिए 12 जो है 2 के टेबल में आता है 6 टाइम, फिर 6 भी 2 के टेबल में आता है 3 टाइम, 3 1 जा 3, ये आपके 2 2 आ गए और ये 3 आ गया यहाँ पे। ऐसे ही ये 15 3 के टेबल में आता है, देन 5 खुद की टेबल में आता है। ऐसे ही 27 जो है, सॉरी 21 जो 3 के टेबल में 7 टाइम आता है, और 7 से 7 1 टाइम जाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिए। अब आपको यहाँ पे चूंकि जो मेन चीज करना थी कि इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना था, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाउ HCF इज इक्वल टू एंड LCM इज इक्वल टू। HCF निकालने के लिए मैंने तरीका बताया था, जो आपको 3 अगर फैक्टर दे रखे हैं तो तीनों लाइन में चेक करेंगे, 2 दे रखे हैं तो 2 लाइन में चेक करेंगे। यहाँ पे 3 लाइनें दे रखी है, तो तीनों में सबसे पहले जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 3, उसके बाद कोई और नंबर कॉमन नहीं आ रहा है, तो 3 तो हमारा पहला आंसर हो गया। देन बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम में यूज में आने वाले कौन कौन से नंबर है, जैसे यहाँ पे बात करें 2 यूज में आया है, लेकिन 2 भी ऊपर वाली लाइन में 2 बार यूज में आया है। उसके बाद 3 यूज में आया है जो कि सिंगल बार आया है, एंड 5 भी सिंगल टाइम आया है, देन 7 भी सिंगल टाइम आया है। सारे नंबर जो यूज में आए उनको हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का तरीका आप चाहें तो देखिए इस तरीके से कर सकते हैं। 7 3 जा कितना होता है 21, 21 ये दो नंबर तो खत्म हो गए अपने। अब 21 का मल्टीप्लाई 5 में करना है, बड़ा आसान है। 5 में मल्टीप्लाई करने के लिए टेबल बोलने की जरूरत नहीं, पीछे एक जीरो जीरो लगाओ और आधा करो, 210 का आधा होता है 105, इसका मतलब 5 भी खत्म हो गया। अब 4 का मल्टीप्लाई करना है, 105 का डबल जो है अगर हम करेंगे तो 105 का डबल कितना होता है 210, और 210 का डबल कितना होता है 420, मतलब ये दो नंबर भी हमने कर लिए। तो इस तरीके से जो हमारा एलसीएम आया है वो कितना आया है 420। तो हमारे दो आंसर्स हो गए हैं, पहला आंसर है 3 और दूसरा आंसर है हमारा 420। देखो आप लोगों को मल्टीप्लाई जैसे बनता है करें, थोड़ा सा ट्रिक वगैरह मैं बता देता हूँ आपके एंटरटेनमेंट के लिए, अदरवाइज इसका कोई यूज नहीं है।
सेकेंड जो हमारा क्वेश्चन इसी लाइन में बनता है, स्पेस के कारण हम यही कर लेते हैं इसको, वो है 17, 23 एंड 29। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा मैं ये कहूंगा कि कैलकुलेटिव है, क्योंकि तीनों प्राइम नंबर जो है इसमें अलग तरीके से यूज हुए हैं। तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे एरो इक्वल लगा के प्राइम फैक्टर ऑफ 17, इसी तरीके से प्राइम फैक्टर ऑफ 23, देन प्राइम फैक्टर ऑफ 29। सभी के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 17 खुद एक प्राइम नंबर है तो 17 वन जा 17 होता है। 23 खुद प्राइम नंबर है तो 23 वन जा 23 होता है। और 29 खुद एक प्राइम नंबर है तो 29 वन जा 29। अब यहाँ पे लिखेंगे हम इनका एलसीएम और एचसीएफ। नाउ एचसीएफ देन एलसीएम। एचसीएफ के लिए आपको तीनों में कॉमन आने वाला नंबर, तो तीनों में ऐसा कोई नंबर नहीं जो कॉमन आएगा, इसलिए वन ही लेंगे। जब भी ध्यान रखना है ऐसे कोई भी प्राइम नंबर आ जाए और उनमें तीनों में कॉमन पूछे, एचसीएफ पूछे, तो उसका आंसर सीधे सीधे वन हो जाता है। और एलसीएम की अगर हम बात करें तो जो इन तीनों में नंबर यूज में आ रहे हैं, एक तो 17, एक आ रहा है 23, एक आ रहा है 29। वन को लिखने का कोई सेंस नहीं, क्योंकि किसी का भी मल्टीप्लाई वन में करो आंसर सेम आना है। सबसे पहले मैं इनका नंबर का मल्टीप्लाई कर लेता हूं। अब देखो, मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने आपको अभी बताया, अब बेसिकली जो है आपको टेबल आने चाहिए। अगर नहीं आते हैं तो आपको सीखना पड़ेंगे, और नहीं आते तो जो आपका देसी तरीका होता है, क्योंकि देखो 20 से आगे तो किसी को टेबल याद होते नहीं है, तो आप इस तरीके से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपका जो तरीका है, पहले 3 का मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप आंसर लिखोगे, फिर 2 का करके उसको जोड़ दोगे, ठीक है। अगर आप चाहें तो डायरेक्टली भी इसको कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे मुझे तो पता है कि 23 9 जा होता है 207, तो मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन आपके लिए मैं आपके तरीके से करूंगा। 3 9 जा होता है आपका 27, एरिया आएगा 2, 3 2 जा होता है 6, उसमें 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8। अगेन 2 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे, इस तरीके से क्रॉस लगा के, 2 9 जा होता है आपका 18, एरिया आ जाएगा आपका 1, 2 2 जा होता है 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5। अब इनको जब आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 6। अब इन दोनों का तो मल्टीप्लाई हो गया, बचा हमारा 17। जब आप 17 का मल्टीप्लाई करोगे तो अब 17 का टेबल तो आपको आता ही होगा। 17 का टेबल जब आप 7 टाइम बोलोगे तो 17 7 जा होता है 119, तो 9 यहाँ आ जाएगा और कैरी हो जाएगा 11। अब 17 का टेबल 6 टाइम बोलोगे तो 17 जो 6 जा होता है आपका 102 होता है। 102 में जब आप 11 जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 113, तो 113 का 3 यहाँ पे और कैरी आ जाएगा 11। अगेन 17 6 जा 102, और 102 में जब आप 11 जोड़ोगे तो हो जाएगा 113, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 113। इस तरीके से जो है आपका एलसीएम बन जाएगा, तो 11 3 3 9। इस क्वेश्चन में भी आपके दो आंसर हो जाएंगे, एक हो जाएगा एचसीएफ का और एक हो जाएगा एलसीएम का। आप इस तरीके से प्रॉपर क्वेश्चन को लिखेंगे, आपके एरो इक्वल इक्वल सारी चीजें प्रॉपर होनी चाहिए, आपका डिटेलिंग होना चाहिए। अच्छा, ये जो आप कर रहे हैं ये रफ वर्क है, इसका कोई यूज नहीं होगा इसमें, ना ही ये कभी काम में आएगा। आपको जितना करना है सॉल्यूशन आपको यही करना है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का ही क्वेश्चन नंबर 3 है जो हमें सॉल्व करना है। उसमें दे रखा है 8, 9 एंड 25। इन तीनों के अलग अलग फैक्टर्स निकालने हैं, तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन में प्राइम फैक्टर ऑफ 8, प्राइम फैक्टर ऑफ 9 एंड प्राइम फैक्टर ऑफ 25। फैक्टर निकालने की क्या जरूरत है, 8 जो होता है 2 का क्यूब होता है, इसका मतलब मैं 2 को 3 टाइम लिख दूंगा। 9 जो है 3 का स्क्वायर होता है तो 3 को 2 बार लिख दूंगा, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा। एंड 25 जो होता है 5 का स्क्वायर होता है, इसलिए मैं 5 को 2 टाइम लिख दूंगा। अब बात करते हैं हम यहाँ के एचसीएफ और एलसीएम की, तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ एचसीएफ इज इक्वल टू, अब एचसीएफ में तीनों में कॉमन नंबर ढूंढना है। अगेन वही वाली बात कि तीनों में जब कॉमन नंबर ना मिले तो वो 1 होगा, तो मैं सीधे सीधे 1 लिख दूं, क्योंकि हर नंबर के साथ में 1 तो होता ही है। ये मैंने आपको पहले भी बताया फैक्टर्स में। तो एचसीएफ तो आपका 1 हो गया। अब एलसीएम की बात करें तो एलसीएम यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा आपको, जो कि आपको करना भी पड़ेगा कैलकुलेशन। चलिए, सबसे पहले जो नंबर यूज में आया वो आया है 2, और 2 भी आया है कितने टाइम, 3 टाइम।
उसके बाद जो नंबर यूज में आया है वो है 9 और सॉरी 3, 3 भी कितनी बार आया है 2 टाइम। उसके बाद जो यूज में आया है 5, 5 पे आया है 2 टाइम। इन सबका आपस में मल्टीप्लाई करते, देखो ये तो हो गया आपका 5 5 जा 25, 25 में मल्टीप्लाई करना है 9 का, तो 25 9 जा कितना होता है 225, 25 9 जा होता है 225। लेकिन फिर भी आपको अगर नहीं आता है तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और इसका मतलब तो होता है 8, तो 8 इंटू ये हो जाएगा आपका 9 और ये हो जाएगा आपका 25। जब आप इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 होता है, 25 9 जा होता है आपका 225। अब 8 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 8 5 जा होता है आपका 40, एरिया आया 4, 8 2 जा 16 में 4 जब आप जोड़ोगे तो हो जाएगा 20, उसका 0 एरिया आया 2, फिर 8 2 जा 16, 16 में 2 जोड़ोगे तो 18। ये जो है आपका एलसीएम हो जाएगा, ये आपका सेकंड आंसर, और ये हो जाएगा आपका फर्स्ट आंसर। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आप भी बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये फैक्टर्स आसानी से याद हो जाएंगे, और ये एक्सरसाइज जो है ना कहीं आपको आगे के मैथ्स को सॉल्व करने के लिए एक अच्छी एक्सरसाइज है आपके ब्रेन के लिए, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन जो है ट्रिकी है, अच्छा है, आपको दिमाग पे थोड़ा जोर देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ये आपके बहुत काम आने वाली है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 जो है मैं आपको यही हाफ पार्ट में बता देता हूँ, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है और यही सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि एनसीईआरटी का सबसे लाडला और सबसे प्यारा फेवरेट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 है। तो प्लीज अगर कहीं बुक बुक रखी हो आपके पास तो अभी से उस पर कोई ऐसा स्टार वगैरह बना लेना आप, ताकि आपको बहुत काम आए। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको मैं पढ़ता हूँ। उसमें लिखा है गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 कॉमा 657 657, कोई दो नंबर जो दे रखे हैं उनका एचसीएफ इज इक्वल टू 9 है। फाइंड एलसीएम ऑफ उन्हीं दो नंबर का आपको एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले आप जब सॉल्यूशंस लिखेंगे तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे गिवन। तो सबसे पहली चीज आपको क्या दे रखी है, वो दे रखी है आपको नंबर्स। नंबर क्या दे रखे हैं आपको, दे रखा है 306 कॉमा 657, ये दो नंबर दे रखे हैं। उसके अलावा जो आपको दे रखा है वो दे रखा है एचसीएफ। एचसीएफ कितना दे रखा है 9। अच्छा, यहां पे आपको जो फाइंड करना है तो फाइंड के लिए लिखोगे आप टू फाइंड। क्या फाइंड करना है आपको, एलसीएम। कैलकुलेशन आपका अच्छा होना चाहिए। आगे चलते हैं। हियर वी नो दैट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि सर एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये फार्मूला हमने अभी सीखा है, ठीक है। एलसीएम हमको निकालना है, इसलिए मैं एलसीएम की जगह एलसीएम लिखा रहने दूंगा। एचसीएफ आपको दे रखा है 9, तो मल्टीप्लाई में 9 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो दो नंबर का प्रोडक्ट मतलब इन्हीं दो नंबर का प्रोडक्ट, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करें, मल्टीप्लाई की जल्दी करें? नहीं, आप इसको मल्टीप्लाई अभी नहीं करेंगे। सबसे पहले आप ये जो 9 मल्टीप्लाई में उसको इधर उठा के ले आएंगे डिवाइड में, इससे अपना कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और मेन चीज, आपको कम मल्टीप्लाई या मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। 9 से अगर इसको मैं डिवाइड करूं तो ये जाएगा 9 3 जा 27, 3 टाइम जाएगा, देन बचेगा 3, 9 4 जा 36। तो यहाँ पे आपका जो आंसर बना है वो बना है 34 इंटू 657 एलसीएम, ठीक है। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली मल्टीप्लाई करने के लिए आप 657 मल्टीप्लाई करोगे इस तरीके से अलग अलग। 4 का सबसे पहले मल्टीप्लाई करोगे, 4 7 जा 28, कैरी आएगा 2, 4 5 जा 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22, कैरी आया 2, 4 6 जा 24 में जब आप 2 जोड़ोगे तो हो जाएगा 26। अगेन आप 3 का मल्टीप्लाई करोगे, 3 7 जा होता है आपका 21, कैरी आया 2, 3 5 जा 15 में जब आप 2 जोड़ोगे तो हो जाएगा 17, कैरी आएगा 1, और 3 6 जा 18 में जब आप 1 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 19। इसको जोड़ोगे तो 8 2 1 हो जाएगा आपका 3, 6 और 7 हो जाएगा आपका 13, कैरी आया 1, 1 और 2 हो जाएगा आपका 3 और 9 हो जाएगा 12,
एरिया आया 1, 1 और 1 हो जाएगा आपका 2। तो बेसिकली जो आपका आंसर बना वो क्या बना, 2, 2, 3, 3 और 8। ये आंसर को तो आप रट लेना, क्योंकि 2, 2, 3, 3, 8 ये आंसर आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाला है, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें दे रखा है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। देखिए, इस क्वेश्चन को अगर मैं आपको सीधे सीधे समझाऊं तो बेसिकली आपको 6 की पावर कुछ दे रखी है जो कि कोई एक नेचुरल नंबर होगा। अगर मैं आपको यहाँ पे नीचे रफ वर्क में बताऊं तो 6 की पावर अगर मैं 1 ले लूं, जैसे यहाँ पे n दे रखी है तो n की जगह मैं कुछ भी रख सकता हूँ नेचुरल नंबर। जैसे मैं 1 रख दूं तो वो तो 6 की पावर 6 ही होगा। अगर 6 की पावर 2 रखूं तो वो 36 हो जाएगा, लास्ट में 6 आएगा। 6 की पावर 3 रखूं, अगर इस तरीके से मैं कितनी भी पावर बढ़ाते जाऊं तो लास्ट का नंबर मुझे 6 ही मिलेगा। लेकिन ये चाहता है कि क्या होगा अगर मान लीजिए कि जो 6 का नंबर है वो जीरो से, जो लास्ट डिजिट है वो जीरो में एंड होता है। तो इसी क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझाना है, इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकली लिखना है, इसलिए मैंने पहले से ही लिख लिया ताकि मैं आपको आसानी से इसे समझा पाऊं। अब सॉल्यूशन में देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है इफ एनी नंबर एंड विथ द डिजिट 0। अगर कोई नंबर जीरो डिजिट से एंड होता है, जैसे 10 हो गया, 100 हो गया, 50 हो गया, 20 हो गया, तो वो 10 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि रूल यही कहता है आखिरी में जीरो है तो 10 से डिवाइड होगा। और या फिर वो नंबर डिवाइड होगा किससे, 2 एंड 5 से। इट विल बी डिविजिबल बाई 2 एंड 5। क्यों, क्योंकि देखिए 10 का जो फैक्टर होता है 2 और 5 ही तो होता है। आगे अगर मैं बात करूं तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n, अगर 6 के फैक्टर में करूं तो वो होते हैं 2 into 3। अब जो 10 के फैक्टर होते हैं वो होते हैं 2 और 5, और 6 के हो रहे हैं 2 और 3। तो यहाँ पे 5 मिसिंग है, इसीलिए इट कैन बी ऑब्जर्व की, यहाँ पे ऑब्जर्व किया जा सकता है दैट 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n। जो 5 है वो जो है प्राइम फैक्टराइजेशन 6 की पावर n का नहीं हो सकता है। आगे बात करें हेंस, हेंस का मतलब होता है इसी तरह। फॉर n वैल्यू ऑफ n, यहाँ पे किसी भी n की वैल्यू के लिए 6 की पावर n विल नॉट बी डिविजिबल बाय 5। 6 की पावर जो n है वो डिविजिबल बाय 5 नहीं होगा, मतलब 5 से डिवाइड वो नहीं होगा। देयरफॉर 6n कांट एंड विद द डिजिट 0। ये पूरा की पूरा जो क्वेश्चन में दे रखा है पोर्शन आप यहाँ पे लिख सकते हैं, फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये क्वेश्चन बेसिकली 2 नंबर 3 नंबर में आपको पूछ सकता है, 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है। तो आपको तो बस इसमें थ्योरेटिकली लिखना है, थोड़ा सा वर्ड वगैरह काउंट होते हैं इसलिए आपको सारी चीजें डालना पड़ेगी। देखा जाए तो क्वेश्चन बड़ा बेसिक और बड़ा सिंपल है, आसान है। ये मैंने आपको कुछ चीजें समझाई है इसको लेके। हाँ, आप इसको अपनी ओन लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, या आपको आपके स्कूल में जो लैंग्वेज बताई हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उनको कॉन्सेप्ट जो है वो यही समझाना है कि 10 के जो फैक्टर होते हैं वो होते हैं 2 और 5, और 6 के फैक्टर होते हैं 2 और 3। तो जब भी 6 की कोई भी पावर ले लो आप, उसका एंड जो है हमेशा 6 से ही होता है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि वो 0 से एंड हो तो उसके लिए 10 होना बहुत जरूरी है, और वो 2 और 5 से डिवाइड होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में 5 कभी भी 6 को डिवाइड करेगा ही नहीं, एक बार 2 जरूर कर देगा। तो यहाँ पे ये चीज प्रूव हो जाती है कि जो 6 की पावर n है नेचुरल नंबर करने के बावजूद भी ये कभी भी किसी लास्ट डिजिट जो है 0 से एंड वो नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की ओर। यहाँ पे हम शुरू करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर में आपको 6 एक बार पढ़ देता हूँ कि एक्सप्लेन वाई 17 into 11 into 13 एंड 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजाइट नंबर। पहले तो आपको ये बता दूं कि कॉम्पोजाइट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो केवल खुद की टेबल में आते हैं, किसी और टेबल में नहीं आते, और उनके केवल दो ही फैक्टर होते हैं। एक तो वो खुद नंबर और दूसरा फैक्टर होता है उसका 1। इन दोनों के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होता है। अगर कोई नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर है जिसमें वो खुद भी शामिल है और 1 भी शामिल है और उसके बावजूद तीसरा फैक्टर निकलता है, इसका मतलब कि वो कॉम्पोजाइट नंबर है। तो आपको ये चीज आपको एक्सप्रेस करना भी पड़ेगी, ठीक है, और सारी चीजें बताना भी पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूं, इसका सॉल्यूशन अगर हम करें तो यहाँ पे हमको दो चीज दे रखी है उसने, और उसने पूछ भी रखा है वाई। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ
नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे इस एक्सरसाइज की बात करें तो दो ही तरह के नंबर्स यहाँ पे पूछे जाते हैं, उन पे बात होती है। पहला है प्राइम और दूसरा है आपका कॉम्पोजाइट। ठीक है, प्राइम और कॉम्पोजाइट। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स कैन बी डिवाइडेड बाय वन एंड ओनली इटसेल्फ। प्राइम नंबर जो है या तो वन या खुद से डिवाइड होंगे। ठीक है, वेरियाज जबकि अगर हम बात करें तो जो कॉम्पोजाइट नंबर होते हैं, कॉम्पोजाइट नंबर्स हैव फैक्टर्स, या आप अपनी ओन लैंग्वेज में लिख सकते हैं हैव मोर देन टू फैक्टर्स अदर देन वन एंड इटसेल्फ। कॉम्पोजाइट नंबर में एक और अपने आप से खुद से ज्यादा जो है नंबर होते हैं। ये तो देखो थ्योरेटिकली पार्ट है थोड़ा सा, क्योंकि अगर ये नंबर 2 से 3 नंबर में आता है ये क्वेश्चन, तो आप इसको थोड़ा बहुत वर्ड्स में अपने लिख सकते हैं बताने के लिए, और ये तो बेसिक जानकारी है, आप भी याद रखें और बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ है नहीं डिस्क्राइब करने के लिए। ये क्वेश्चन आता जरूर है, इंपॉर्टेंट है। अगर आप एनसीईआरटी फॉलो करते हैं तो एनसीईआरटी की किताब से या बुक से पूछा जाने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो आप इसको इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, हो सकता है डिजिट वगैरह कभी वो चेंज कर दे, थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर दे, आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूं इसके अंदर यूज होने वाले नंबर्स की, तो सबसे पहले आप यहां पे लिख सकते हैं इट कैन बी ऑब्जर्व। हमने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया जा सकता है? यहाँ पे जो ऑब्जर्व करने वाली चीज ये है सबसे पहले क्वेश्चन में कि 17 × 11 × 13 इन 17 × 11 13 + 13, ये जो है पहला क्वेश्चन है। इसके बाद अब मैं आपको अगर बताऊं तो 13 यहाँ भी, 13 यहाँ भी, अगर मैं इसमें से कॉमन 13 निकाल लूं तो क्या बचेगा? 17 × 11 इंटू यहाँ से 13 कॉमन गया तो बचेगा 1, प्लस यहाँ से 13 कॉमन चले गया तो बचेगा 1। तो 13 मैंने निकाल लिया आपका कॉमन। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास में क्या बनता है? 77 × 1 77, और प्लस का 1, क्योंकि प्लस है ये, और मल्टीप्लाई में कौन चल रहा है बाहर? 13। अगर मैं इसका प्लस कर दूं तो ये हो जाएगा आपका 78, और साथ में इधर कौन चल रहा है? 13। अब 78 के फैक्टर्स हम लोग कर सकते हैं। 78 जो है 13 की ही टेबल में आता है, तो 78 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 13 × 6, और ऑलरेडी 13 चल रहा है। अब आप देखें 6 के भी फैक्टर हो सकते हैं, जैसे 2 × 3, लेकिन यहाँ पे यही प्रूव हो गया कि एक नंबर है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो है एक प्राइम नंबर नहीं है, ये एक कॉम्पोजाइट नंबर है। हम यहाँ पे इसको डिस्क्रिप्शन में लिख भी देंगे कि द गिवन expression the given expression has 6 and 13 is its factors। जो गिवन एक्सप्रेशन है उसमें 6 और 13 जो है उसके फैक्टर्स के तौर पे हमें मिले हैं। therefore it's a composite number। ये जो मेन लाइन है यही आपका आंसर होगी, यही आपको समझाना था। अभी पिछला ही जो क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन, उसका जो नेक्स्ट पार्ट है जो आपको दे रखा है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 ×
1 प्लस 5। ये वाला पोर्शन भी आपको ये बताना है कि कॉम्पोजाइट नंबर है या नहीं। तो ऊपर का थ्योरेटिकली जो पोर्शन है वो तो सेम रहेगा, नीचे आपको लिखना होगा। तो नीचे आप क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको भी सेम आप लिखेंगे, तो इसमें से क्या कॉमन निकाल लेंगे हम, 5 कॉमन, क्योंकि 5 यहाँ भी 5 यहाँ भी, ये पूरा नंबर एक है और 5 अपने आप में सेपरेट है। तो अगर इनमें से मैं 5 को कॉमन निकालता हूं तो अंदर मेरे पास में क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा 6, 5 तो बाहर आ गया तो बचेगा 4, फिर बचेगा 3, फिर बचेगा 2, फिर बचेगा 1, प्लस यहाँ से भी 5 बाहर आ गया तो यहाँ भी क्या बचेगा, 1। अगर मैं इन सबका मल्टीप्लाई करूं आपस में तो 6 7 जा 42, 42 को अगर 4 से डिवाइड सॉरी मल्टीप्लाई करूं तो 42 का डबल होता है 84, और 84 का भी अगर मैं डबल करूं तो 168 होता है। अब 168 में मल्टीप्लाई करना है 3 का, 3 8 जा होता है 24, कैरी आया 2, 3 6 जा 18 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20, 3 1 जा 3 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 5। अब बचा है यहाँ पे 2, इस 2 का मल्टीप्लाई मतलब डबल ही करेंगे तो 504 का डबल होता है 1008, मतलब 1008। तो 1008 तो यहाँ पे आ ही रहा है, प्लस 1 साथ में प्लस का 1 चल रहा है। अब इसको जब आप जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 1009। अब मुझे बताइए कॉम्पोजाइट नंबर जो होता है उसके 3 फैक्टर होना बहुत जरूरी, लेकिन यहाँ पे 2 ही फैक्टर है। तीसरा फैक्टर हम किसे मानेंगे, 1 को। क्यों मानेंगे, क्योंकि नंबरों के साथ 1 तो होता ही होता है, तो वो अपने आप में एक फैक्टर है। उसके अलावा 2 नंबर अलग अलग है, तो इसका मतलब ये 3 नंबर मिल जाने से हमें ये कॉम्पोजाइट नंबर है, ऐसा हम लोग इसको बता सकते हैं। आप लोग इसको लिखने के लिए थोड़ा सा वर्डिंग्स डाल सकते हैं, जैसे कैसे कि 1009 कैन नॉट बी फैक्टोराइज। क्यों फैक्टोराइज नहीं कर सकते क्योंकि ये खुद एक प्राइम नंबर है, ठीक है। देयरफॉर, या इस साइन को यहां पे लगा लो, देयरफॉर द गिवन एक्सप्रेशन हैज 5 and 1009 is its factors. Hence, it is a composite number. अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको एरो इक्वल का वैसे यूज नहीं पड़ेगा, आप लोग केवल ये देयरफॉर वगैरह के साइन लगा सकते हैं, वो तो मैं गलती से लगा गया, और लगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन बेसिकली पूछा जाता है, 2 नंबर में ये आया है, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं आपको इसमें वर्डिंग्स डालना पड़ेंगे, और कोशिश करें कि फैक्टराइजेशन वगैरह सारी चीजें लिखना ही है। कॉम्पोजाइट नंबर तो वो तो दिख ही रहा है फैक्टर करने के बाद में। अच्छा, लास्ट में इसको बताना भी पड़ेगा, हमको तो दिख रहा है कि कॉम्पोजाइट है, लेकिन कॉम्पोजाइट क्यों है ये आपको लिखना पड़ेगा। गिवन एक्सप्रेशन एज 5 एंड 1009। तो आप जब इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिख लेंगे तो आपको इसके फुल मार्क्स मिलने के पूरे पूरे चांसेस बन जाते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसको मैं पढ़ता हूँ। There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. हिंदी में बताता हूँ कि एक सर्कुलर पाथ बना हुआ है जिसको हम अपना रनिंग ट्रैक वगैरह बोलते हैं, कि स्पोर्ट्स फील्ड खेल के मैदान के ऊपर, और जहाँ पे सोनिया और रवि ये दोनों अलग अलग तरीके से उस राउंड उस पूरे सर्कल का चक्कर लगाते हैं। जहाँ पे सोनिया को जो है पूरा सर्कल का राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट्स लगते हैं, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट, मतलब रवि को उसी सेम सर्कल को कंप्लीट करने में जो है 12 मिनट लगते हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। सपोज करो, मान लीजिए कि वो दोनों जो हैं सेम, स्टार्ट पॉइंट जो है उनका सेम है और जो टाइम भी है वही सेम, मतलब सेम, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टाइम पे दोनों भागना या दौड़ना या चलना शुरू करते हैं, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और बिल्कुल सेम डायरेक्शन एक ही दिशा में वो लोग बढ़ते हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब मैं इस क्वेश्चन को आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ कि यहाँ पे रवि और जो सोनिया है ये दोनों इस तरीके से सर्कल का चक्कर लगाते हैं,
जहां पे सोनिया जो है 18 मिनट्स लेती है और रवि जो है 12 मिनट लेता है। इसका मतलब रवि को ये सर्कल का पूरा चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं, मतलब वो तेज भाग रहा है और सोनिया कहीं ना कहीं 6 मिनट पीछे है। अब ये दोनों अगर चलना शुरू करते हैं तो रवि तो बहुत आगे निकल जाएगा और सोनिया कहीं ना कहीं बहुत पीछे रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये वापस से जब रवि चक्कर लगा के आएगा तो सोनिया को फिर से ये क्रॉस करेगा। तो उसने यही पूछा है कि कितने समय के बाद वो लोग दोनों वापस से एक दूसरे को मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बेसिकली आप लोगों को मैं बताऊं एलसीएम ही काम में आने वाला है। अच्छा, ऐसे पहले बहुत से क्वेश्चन बनते थे, या अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन मॉडिफाइड होके आते हैं तो मंदिर की घंटियां जो अलग अलग 3 मंदिर की घंटियां वो अलग अलग समय पे बजती है, तो किस समय पे वो तीनों एक साथ मैच हो जाएंगी या अलग अलग टाइम उसमें लगता है बजने का। तो जो भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं उसमें बेसिकली आपको जो है एलसीएम ही काम में आता है। अब ये क्वेश्चन करने के लिए कोई बहुत ज्यादा आपको दिक्कतों का सामना नहीं है, क्योंकि बहुत छोटा सा कैलकुलेशन है इसके अंदर। अगर मैं बात करूं तो आप लिखोगे गिवन, सबसे मेन चीज कि आपको क्या दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन के अंदर आप कितना सही करते कितना गलत करते ये तो बात की बात है, लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है और क्या पूछा है और आपका फार्मूला आपको क्या लगाना है या कॉन्सेप्ट आपको क्या दिखाना है, इतना ही आप लिख देते तो क्वेश्चन के हाफ मार्क्स आपको मिलने के पूरे पूरे चांसेस बन जाते हैं। अब मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे आपको कुल मिला के एलसीएम ही लेना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले गिवन टाइमिंग जो दिया गया है, रवि टैक्स, रवि कितना समय लेता है 12 मिनट, और सोनिया जो है वो कितना समय लेती है 18 मिनट। ठीक है, इन दोनों का हमको जो है मैचिंग टाइम बताना है टू फाइंड। अब इनका जो मीटिंग टाइम या मैचिंग टाइम बताना है हमको स्टार्टिंग पॉइंट से, तो क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हैं जो चीज पूछी है वही हम लिख देंगे। ठीक है, ऑन व्हाट टाइम या विच टाइम दे विल मीट टुगेदर, है ना, ऑन व्हाट टाइम दे विल मीट। ठीक है, इतना ही काफी, इतना ज्यादा लिखना नहीं इसमें। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, आपको बेसिकली इनमें एलसीएम ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखोगे आप ऑफ एलसीएम ऑफ टाइम टेकन बाय बोथ। अब एलसीएम के लिए क्या करेंगे आप, प्राइम फैक्टर ऑफ, सबसे पहले रवि का जो टाइम रहेगा उसका प्राइम फैक्टर करेंगे। ठीक है, या सोनिया भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रवि का जो प्राइम फैक्टर टाइमिंग है वो है 12 मिनट, और 12 का प्राइम फैक्टर मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था पिछले क्वेश्चंस में कि 3 इंटू 4, और 4 का भी करेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 2, ये प्राइम फैक्टर हो गया। अगेन प्राइम फैक्टर हम करेंगे सोनिया के टाइम के लिए। तो सोनिया का जो टाइम था वो था 18। अब 18 होता है 3 6 18, तो 3 तो आ ही रहा है, और 6 को भी मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। ठीक है, चलिए अब इनमें हमको सबसे पहले एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, जो नंबर यूज में आ रहा है सबसे पहले तो उसको लिख लेंगे। तो 2 यूज में आ रहा है और 2 सबसे ज्यादा बार ऊपर वाली लाइन में यूज में आ रहा है, तो 2 इंटू 2। उसके बाद 3 यूज में आ रहा है और 3 सबसे ज्यादा बार नीचे वाली लाइन में आ रहा है, तो 3 इंटू 3। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 जा कितना होता है 9, 9 2 जा होता है 9 का डबल 18, और 18 का डबल होता है 36। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो अपना एलसीएम बना है वो बना है 36 मिनट। इस आंसर को आप लिखोगे बॉक्स में, इस तरीके से आपको बॉक्स में आंसर लिखना होंगे। थोड़ा सा आपके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को अच्छे से दिखाता है, अच्छे से बना देता है। हाँ, ये डायग्राम मैंने आपको समझाने के लिए बनाया, आपको एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करना है इसको बनाने के लिए। ठीक है, आंसर जो हमारा बना है देयर फॉर, जो हमने ऊपर लिखा था या तो यही लिख दें, रवि एंड सोनिया दे विल मीट
आफ्टर 36 मिनट्स। ये जो है आपका फाइनल आंसर बन जाता है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए, ये थी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमने अभी तक कंप्लीट की है। जस्ट इसके बाद आपको प्लेलिस्ट में नेक्स्ट एक्सरसाइज मिल जाएगी। ऐसे ही आपको अगले चैप्टर की एक्सरसाइज या तो मिल जाएगी पहले से, या आगे आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि रिकॉर्ड करने में टाइम होता है। फर्स्ट टाइम मैंने स्कूल के से हट के इसको रिकॉर्ड करना शुरू किया है बच्चों के कहने पे। आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो, क्योंकि मैंने हर एक क्वेश्चन को डिटेल में और अच्छे तरीके से एक आसान सी भाषा में समझाने की कोशिश की है, ताकि आपका नुकसान ना हो। आप प्लीज इस जो है चैनल को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करवाएं, लाइक करें, फॉलो करें, ताकि मुझे थोड़ी सी हिम्मत मिले और थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, मैं आगे और बेहतर कर सकूं। क्योंकि फर्स्ट टाइम था, नेक्स्ट टाइम मैं और थोड़ा अच्छा करने की कोशिश करूंगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।